मैं बिहार शिक्षा सेवा से चयनित होकर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय विष्णुपुर बेगूसराय में कार्यरत हूँ। मेरा कद 42 इंच ऊंचा है सिर्फ, और लगभग 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा है, अर्थात अष्टावक्र, वक्रता की दृष्टि से। जहाँ कुछ लोग बुरे होते हैं वहाँ जरूर कुछ अच्छे लोग होते हैं। सर, आपकी जो भी शारीरिक स्थितियां हैं उन शारीरिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक का सफर मैं समझ सकता हूँ कि ये आसान तो नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें मतलब क्या किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता था जब तक नौकरी नहीं लगी थी? तब तक संघर्षों की लंबी गाथा है और आज भी मैं संघर्ष का ही सिपाही हूँ। मेरा जीवन आज भी संघर्ष के मैदानों में डटा हुआ है और प्रत्येक दिन की चुनौतियों से मैं आज भी जूझ रहा हूँ। बावजूद इसके मन हार नहीं मानता और मैं पहले से जो समाज में उपेक्षा का शिकार था, जो लोग मुझे उपहास की दृष्टि से देखते थे, जो मेरे एक संभावनाहीन जिंदगी पर तरसते थे, मुस्कुराते थे या फिर मुझे नजरअंदाज करते थे, उन सारी यातनाओं को झेलकर मैंने शक्तियों में परिवर्तित किया और स्वयं को एक मजबूत स्तंभ के रूप में लाने का प्रयत्न किया, ताकि मैं भी समाज के बीच में अपने को स्थापित करके एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं, जिससे मैं उपहास का व्यक्ति नहीं, एहसास का व्यक्ति बनूं। और आज परमात्मा ने मुझे एहसास का व्यक्ति बनाया है। कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस वक्त मेरी उपस्थिति है बिहार बेगूसराय की धरती पर, और आज इस वीडियो श्रृंखला में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं जिसकी वीडियो को देखकर आपके अंदर भी मोटिवेशन की गंगा बहने लगेगी और आप अपने जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य में आप दिलो जान से लग जाएंगे। सर, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस वीडियो में मेरा आपको लाने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग भी अपनी दिव्यांगता को एक शारीरिक विकलांगता समझ बैठते हैं और जहां अपनी चीजें हार जाते हैं, वहीं आप न जाने कितने लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, न जाने कितने लोगों के लिए आप एक प्रेरणा है। तो आप हमारे वैसे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे कैसे आपने सफलता के पायदान चढ़े, एक बार हमारे दर्शकों के सामने हो जाए, क्योंकि आपकी वीडियो न जाने कितने लोगों को उत्प्रेरित करेगी। नमस्कार। ऐसा जीवन मुझे बचपन से नहीं था जिसे आप बाय बर्थ कहते हैं। जन्म के तीसरे वर्ष में मुझे पोलियो लगी और उसी के बाद ये क्रमशः स्थितियां बिगड़ने लगी। उससे पहले मैं 9वें महीने में चलता भी था और बोलता भी था, तो क्रमशः मेरी वो स्थिति बनी रही और फिर मैं स्थूलावस्था में आ गया था। तत्पश्चात मेरे परिजन ने मुझे जो भी तत्कालीन चिकित्सा रही होगी उस दृष्टि से मेरी चिकित्सा कराई गई, झाड़ फूक कराए गए, जो भी हो। फिर जन्म के 6ठे वर्ष से फिर मेरी अवस्थाओं में परिवर्तन प्रारंभ हुआ और तब से मेरी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुई। विक्रमपुर प्रखंड चेरिया बरियारपुर जिला बेगूसराय का मैं निवासी हूँ। गांव से ही मैंने माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा पाई। तत्पश्चात मैं अंतर स्नातक और स्नातक की शिक्षा RCS कॉलेज मंझौल बेगूसराय से लिया और फिर मैं स्नातकोत्तर की शिक्षा के लिए गणेश दत्त महाविद्यालय बेगूसराय की यात्रा की। इस दौरान जीवन की ढेर सारी कथाएं हैं। ये तो कहने में आसान लगा, लेकिन सिर्फ इतने करने में मेरे जीवन के 20-22 वर्ष खर्च हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात थी कि समाज में आज भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को जो किसी न किसी प्रकार से अंगों की विकलता से, अंगों की हीनता से ग्रसित हैं, उन्हें समाज में सामान्य दृष्टि वाले लोग ठीक दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। तो वो जो दृष्टिकोण जनित जो बाधा हुई, अर्थात कि मन एक शारीरिक असमर्थता और एक समाज द्वारा भावनात्मक रूप से जो चोट प्रदान की जाती थी, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर अपने को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर स्वयं को स्थापित कर लेना, ये एक बड़ी चुनौती थी। और सबसे मैं इस अवसर पर धन्यवाद उस व्यक्ति को देता हूं जो न बहुत पढ़ा लिखा था और जो न व्यावसायिक था, जिसको मुझसे कोई आकांक्षाएं अपेक्षाएं नहीं थी। वो व्यक्ति जो मोटर वाहन में ड्राइवर है, खलासी है, कंडक्टर है, बल्कि रिक्शा पर, ठेला पर, टायर वाले लोगों ने, समाज के सामान्य लोग, कभी मैं महाविद्यालय जाया करता था या स्कूल, तो तब जो पीछे में घास लोड किए हुए है वो भी साइकिल के डंडे पर मुझे बैठा लिया करते थे। तो इस तरीके से समाज के उन सारे लोगों ने मुझे जो निर्बाध सहायता की,
उससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। मैं जब कभी किसी से मदद मांगी मैंने, तो किसी ने मना नहीं किया। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा इस इलाके में, इस जिले का मैं निवासी हूँ, और इस जिले के लोग इतने अच्छे थे जिन्होंने पग पग पर सहायता करके मेरे जैसे लोगों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। जहाँ कुछ लोग बुरे होते हैं वहाँ जरूर कुछ अच्छे लोग होते हैं। सर, आपकी जो भी शारीरिक स्थितियां हैं, उन शारीरिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक का सफर मैं समझ सकता हूँ कि ये आसान तो नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें मतलब क्या किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता था जब तक नौकरी नहीं लगी थी तब तक, क्योंकि अभी आप वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं और अभी तो सब कुछ मतलब आसान लग रहा होगा। थोड़ा सा जीवन एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जाए तो वहां से जीवन जरूर थोड़ी सी आसान लग रही होगी राहें, लेकिन जिस समय आप संघर्ष कर रहे थे उस समय की थोड़ी सी संघर्षों की कहानी हमारे दर्शकों के सामने थोड़ा बयां हो जाए। संघर्ष की गाथा की बात करते हैं तो मैं साइकिल चला नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, मैं अकेले रह नहीं सकता, एक गिलास पानी के लिए भी किसी पर मेरी निर्भरता है। इसलिए मैं ज्यादा दूर तक ट्यूशन कोचिंग पढ़ने नहीं जा सका, और देश के किसी बड़े शहरों में या अन्य जगहों पर मुझे पढ़ाने के लिए भेजा नहीं गया। मेरे माता पिता की वो आर्थिक स्थिति नहीं थी कि मेरे लिए पढ़ने पर बहुत वित्तीय व्यय हो, बल्कि मुझे लगता है कि मेरे परिजन का मेरे संपूर्ण जीवन की शिक्षा में मुझे नहीं लगता है कि कोई 30,000 से अतिरिक्त राशि खर्च हुई होगी। क्या जबकि जबकि मैं 4 विषयों में स्नातकोत्तर हूँ, और एक में शिक्षा शास्त्र में मेरा नेट है, जेआरएफ है, मेरी पीएचडी है, और ये इतनी शिक्षा हासिल कर सका, लेकिन उससे अधिक मेरे परिजन का व्यय नहीं हुआ होगा। आपके सर जब आपसे बातें करते हैं तो आपने जो भी गाथा बताई, एक एक चीज लगता है कदम कदम पे मोटिवेशन है। हमारे दर्शकों को आज ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, और दर्शक बंधु भारत के जिस भी किसी कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि इतना बड़ा मोटिवेशन बिहार की धरती पे डॉक्टर गौतम इस समय मौजूद हैं। जिस तरीके से मैंने इनका चलना दिखाया आपको, जिस तरीके से ये ऑफिस में काम करते हैं, और आप इनकी भाषा शैली और संवाद कौशल के जरिए इस बात को बखूबी इन चीजों को समझ सकते हैं कि इन्होंने कितने चीजों को गहन अध्ययन तरीके से मतलब व्यापक तरीके से अध्यापन के कार्य में ये जुटे रहते हैं। और कहते हैं कि कभी भी न इन्हें पहले इन्होंने हौसला हारा है और न अब ये हौसला हारेंगे। सर, हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा इस बात को साझा कीजिए, डॉक्टर गौतम जब अकेले होते हैं तो क्या क्या करना उन्हें 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 अच्छा लगता है, किन किन पुस्तकों को पढ़ना, कौन कौन सी चीजें डॉक्टर गौतम को हंसाती है, गुदगुदाती है, कौन कौन सी चीजें? हर जमाने में दिव्यांग जनों को संघर्ष से ही उत्कर्ष की प्राप्ति हुई है, चाहे जमाना कोई भी रहा हो। जैसे अष्टावक्र जी को भी अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए, प्रतिष्ठापित करने के लिए उन्हें जनक जी के यहाँ जाना पड़ा था। जमाना कोई भी रहा हो, मुझे भी अपने को स्थापित करने के लिए समाज के बीच में संघर्ष करना पड़ा, और मैं सबसे पहले बोलना सीखा, फिर मंच संचालन के कौशल सीखे। फिर मेरे इलाके में कोई भी बड़ा मंच सजता था तो मुझे बुलाया जाता था, मैं उस मंच का संचालन करता था। इस कौशल से मैं लवरेज हुआ, और फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में मुझे जगत गुरु जी के साथ सानिध्य में मुझे 3 वर्ष गुजारने का सुयोग मिला। उससे पहले मैं भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से यह छोटा सा हाथ मिल चुका था। उससे पहले प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों का स्पर्श कर सका था, उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी का आशीर्वाद ले सका था। आपने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि एपीजे अब्दुल कलाम जी से मिलने का मौका मिला था, तो मिसाइल मैन हमारे महामहिम, जब एपीजे अब्दुल कलाम जब आपसे मिले, आपकी इन स्थितियों को आप मतलब वो देखे होंगे, तो उनका कैसा रिएक्शन था, क्या था कुछ ऐसे वार्तालाप जो अब तक जहन में आपके कौंध रहे हैं, थोड़ा दर्शकों के साथ साझा हो जाए? तो मेरी धड़कन काफी तेज थी कि मैं महामहिम के पास क्यों जाऊं, क्या बात करूं, कैसा व्यवहार होगा। और समझिए कि धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कि अब दम निकलता जा रहा है। और फिर जन जन के प्यारे थे वो। जब मेरी बारी आई, मुझे कहा गया तो मैं कांपते हुए हृदय से गया, लेकिन मुझे देखते ही उस महापुरुष में जो एक व्यापक बिजली सी कौंध गई। वो अपने सीट पे बैठे थे, वो दौड़ के गेट तक आ गए। उन्होंने मुझे प्यार से सहलाया, गले लगा लिया, और मुझे 3 सीटेड सोफा था, उस पर मुझे स्वयं से बैठा दिया, और फिर बैठे, मेरे बगल में बैठे, और उन्होंने अपने हाथ मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया, और जंघे पर ऐसे हाथ रखे रहे। और इस कोमल स्पर्श से
मेरे मन में जो वो सारी हकलाहट, घबराहट, थरथराहट, ये सारी चीजें मिट गई और एक अपनापन सा भाव हो गया। और तब उन्होंने मेरे प्रारंभिक जीवन में मेरे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रश्न पूछे और मुझे याद है कि 4 मिनट ही समय अलॉट था। उन्होंने 15-16 मिनट तक मुझसे बातें की। प्रत्येक 4-4 मिनट पर घंटियां बज जाया करती थी, उनकी जो निर्धारित अवधि थी, लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को मना कर दिया और मुझसे बातें करते रहे। कुछ बातें इंग्लिश में समझ पाता था, कुछ बातें नहीं समझता था। ट्रांसलेटर मशीन भी लगी थी और अनुवादक बैठे भी थे। फिर मेरे वो विनय भैया थे, तो उन्होंने भी सहायता की संवाद में। इस तरह सारी बातों के बावजूद उन्होंने मेरी अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, तो उन्होंने बड़ी आगे की शिक्षा के लिए चिंता जाहिर की। उन्होंने ही मुझे जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की बात कही और मैंने बिहार में भी पहले बातें कही। तो मैंने कहा कि बिहार में तब उस समय इतने प्रशिक्षण महाविद्यालय नहीं थे, सिर्फ एक पटना यूनिवर्सिटी में था, तो उसका 80% रिजर्वेशन था पटना के विद्यार्थियों के लिए, तो बाहरी लोगों का होना थोड़ा सा कठिन होता करता था। तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें कही महत्वपूर्ण, जिसकी चर्चा मैं कर लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे कि विजन, मिशन एंड गोल, ध्येय, दृष्टिकोण और लक्ष्य, इसे पहचानो और कोई भी कार्य असंभव नहीं है, करने का प्रयत्न करो और कर लोगे, आर्थिक समस्या नहीं आएगी, मैं देखता हूँ। जाते जाते भी जब वो एयरपोर्ट पे जाने लगे तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जी को बुला के कहा कि आप देख लीजिए उस लड़के को कहीं एडजस्ट करवा दीजिए ताकि उसकी कुछ आर्थिक समस्या का समाधान हो जाए। और मैं घर आया, कल ही जिला प्रशासन की तरफ से मुझे नियुक्त कर दिया गया मंझौल अनुमंडल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर। उनसे मिलने के उपरांत, उनसे मिलने के अगले ही दिन शाम में नियुक्ति पत्र मुझे डायरेक्ट मिल गया कि जो महामहिम से मिलने गए थे उनके अनुशंसा पर ये सब बातें हो गई। तो फिर मैं कुछ दिन यहाँ काम किया, तत्पश्चात स्थिति बदली और मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु महामहिम जी के ही बताए गए रास्ते पर चला और मैं वहाँ के लिए बीएड का एंट्रेंस दिया। मेरा चयन हो गया, मैंने बीएड किया वहाँ से, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम था बीएड, और एमएड मैंने वहीं से किया गुरु जी के सानिध्य के बाद। तो राष्ट्रपति महोदय से जो मेरे हाथ मिले थे उस दिन से मुझे लगा कि पारसमणि पत्थर से मेरा स्पर्श हो गया और प्रत्येक वर्ष मेरे जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होना प्रारंभ हो गया। फिर मेरा बीएड हुआ, एमएड हुआ, अपेयरिंग में ही मेरा नेट और जेआरएफ हो गया। 2010 में मैं हाई स्कूल के लिए बेगूसराय में ही संस्कृत विषय के शिक्षक के लिए चयनित हुआ। तब राजश्री उच्च विद्यालय चेरिया बरियारपुर में योगदान दिया। 2 वर्ष 7 महीने वहां सेवा देने के बाद बीएड में अध्यापन कार्य हेतु BBKN कॉलेज नरहन, जो मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई थी, वहां के लिए मेरा चयन हुआ और मैं 8 वर्ष तक वहां अध्यापन कार्य करता रहा। इस दौरान मुझे देश के अन्य जगहों पर जाने आने का अवसर मिला, कई सेमिनार वगैरह में मैं शामिल हुआ। देश के महापुरुषों को, देश की विश्वविद्यालय व शिक्षण व्यवस्था को और गंभीरता से देखने का मुझे अवसर मिला। मैं इस जीवन में बहुत कुछ सीख पाया। सर, जब आप शारीरिक इन स्थितियों में आप जब ऑफिस आते हैं और अपने कार्य को अंजाम देते हैं, तो सर क्या आपको कार्य करने में ऐसी कुछ कठिनाइयाँ या ऐसा कुछ मतलब होता है, फिर उस कार्य को फिर कैसे कर पाते हैं, इन चीज़ों को, इन चैलेंज को आप कैसे स्वीकार पाते हैं? अभी तो अध्ययन अध्यापन संबंधी ही दायित्व है, प्रशासनिक दायित्व तो जो हमारे अभिभावक हैं, संस्थान के प्राचार्य हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा रहती है। हमारी तो सहायक और सहयोगी की ही भूमिका है, तो इस भूमिका के निर्वहन में ज्यादा असमर्थता नहीं है। फिर भी एक कार्यालय को संचालन करना तो क्या बात करते हैं। मैं भारत माँ का संतान हूँ और जो हाथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति से मिला, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का सानिध्य पाकर उनका शिष्य रहा, आज मेरा ही अनुज धीरेन्द्र शास्त्री जो भाग्येश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, तो मैं उस कुल का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरे अनुज रामचंद्र दास जो गुरु जी के अभी उत्तराधिकारी हैं, मैं उस कुल का विद्यार्थी हूँ। तो फिर क्या लगता है कि मैं इस धरती का कौन सा बड़ा कार्य मुझसे संपादित नहीं किया जा सकता है। मैं ये क्या, ऐसे तो मैं पूरे बिहार को मैं चला सकता हूँ। जीवन के इस पहलू पे आके आपने अपने आर्थिक स्वतंत्रता का एक आधार तो जरूर आपने बना लिया है सर, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। और जब आप यहाँ पे होते हैं, फिर आपके परिवारजनों का साथ, आपके परिवारजनों के जो सानिध्य में जो लोग रहते हैं, उनका आपके प्रति मतलब क्या नजरिया होता है, क्या व्यवहार होता है, और आर्थिक पक्ष का कितना बड़ा असर पड़ता है, तीनों को सम्मिश्रित करते हुए थोड़ा सा कुछ विचार साझा हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। जीवन के कुछ ऐसे क्षण निश्चित रूप से रहे
जहाँ के नजदीकी रिश्तेदारों के यहाँ व्यापक रूप से अपमान का सामना करना पड़ा। कई अच्छे अच्छे आयोजन हुआ करते थे जिससे मुझे वंचित किया गया, मुझे साफ साफ कहा गया कि आप उसमें शामिल नहीं हो। तो इस सब दौर से तो गुजरा, लेकिन जब मैं 7 अगस्त 2003 को पार्लियामेंट के गेट से मेरी तस्वीर छपी थी हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे, तो उस दिन मुख्य पेज पर 4 ही व्यक्ति की तस्वीर थी। सबसे बड़ी तस्वीर मेरी आई थी। लोग जिले में जानने लगे। उस दिन से मुझे स्नेह ज्यादा मिलना शुरू हुआ। फिर जीवन मेरा सार्वजनिक हुआ। राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद और लोगों की धारणा बदली। फिर मैं नौकरी में आ गया। तो जब मैं नौकरी में आया तो मुझसे छोटे 2 भाई थे। उनका पढ़ाना लिखाना जिम्मेदारी मेरे कंधे पर ही थी। मेरे पिताजी सामान्य किसान थे, उसे परिवार की आजीविका तो बेहतर तरीके से चलती थी, लेकिन आधुनिक तरह की शिक्षा वो अपने बच्चों को देने में असमर्थ थे। और फिर इसके प्रति उनका व्यापक दृष्टिकोण भी नहीं था। हमने अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया। मेरा दूसरा भाई जो उत्तम है वो MA BEd हैं, और तीसरे भाई मेरे MTech हैं, और अभी भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर हैं। वो सतना जोन में कार्यरत है, मध्य प्रदेश में। उनकी पत्नी भी MSc BEd हैं, और दूसरे भाई की पत्नी भी BA और नर्सिंग की ट्रेनिंग ली। अभी बिहार सरकार में वो कार्यरत हैं। मुझसे बड़ी मेरी बहन है। मैंने उसके विवाह के 17 वर्ष बाद उसे फिर पढ़ाने का प्रयत्न किया, और मेरी बहन भी शिक्षिका बन सकी। ये सब यश का भागी मुझे परमात्मा ने बनाया कि मैं उसका हो गया कि जिसका कोई पहरेदार नहीं, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। आपने अपनी बहुत सारी बातें शेयर की दर्शकों के साथ, और जो कुछ भी वो जीवन के अनछुए पहलू को, आपके जीवन के अनछुए पहलू को वो जानना चाहते थे, इस वीडियो से निश्चित तौर पर उनको मदद मिलेगी। डॉक्टर गौतम की नजरों से जीवन के प्रति क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अगर एक वाक्य में बोला जाए तो? एक वाक्य में बोला जाए तो रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, उस सृष्टि को वही प्रभु चला रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। और सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। शाम का ये वक्त है दर्शकगण, और सर ने शाम के वक्त में, ऑफिस बंद होने का समय है, लेकिन फिर भी सर ने इतना समय दिया। मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि और भी ये वार्ता बहुत लंबी चले। और आपसे रुखसत दर्शकों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में दिव्यांग जनों को संभावनाहीन दृष्टि से नहीं देखा जाए। क्योंकि जिस परमात्मा ने मेरी संरचना की है, मुझ में अनेक संभावनाएं दी हैं। और मैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ, आश्रम का और संस्थान का विद्यार्थी। उन्होंने बार बार कहा कि दिव्यांगों में अंगों की दीनता नहीं, अंगों की दिव्यता है। उसके किसी एक अंगों में असमर्थता है तो बाकी उसके अंगों में सर्व सामर्थ्यता दे दी गई है, जिसकी भरपाई उससे कर ली जाएगी। समाज उसे सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति, क्षमता की अनुभूति से देखे। बाकी सब कुछ परमात्मा उसे करते रहेंगे। अनेक तरह की यातनाओं को झेल कर भी ढेर सारे जगहों पर अपनी तीव्रता और बौद्धिक कौशल के द्वारा हम दिव्यांग जनों ने परचम लहराया है। अभी आप देखेंगे कि पैरालंपिक में 29 मेडल हमारे दिव्यांग बच्चों ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से जीते। तो जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, पैर से तीरंदाजी करती है शीतल, और वो मेडल जीत के लाई। तो इस प्रकार हम किसी को शारीरिक असमर्थता के कारण उसे नजरअंदाज न करें। उनमें अनेक प्रकार की ऐसी प्रतिभा है जिसका उपयोग समाज के हित में और राष्ट्र के हित में किया जा सकता है। और वो हम जैसे मेरे जैसे लोगों को लोग इस दृष्टि से देखते थे कि मैं समाज का समस्या हूं, लेकिन आज समस्या नहीं, मैं समाज और राष्ट्र के समस्या समाधान का हिस्सा हूं। मैं अनेक समस्याओं का निवारण करता हूं और आगे भी करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूं। तो मेरे जैसे लोगों को समानता की अनुभूति दिया जाए तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब भारत को 1947 में जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है सपना कि हम इसे विकसित भारत करेंगे, तो हम दिव्यांग जनों को भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का आप मुझे अवसर प्रदान कीजिए। फिर हमारे कौशल और प्रतिभा से आप अवगत हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और इस वीडियो
में हमारे साथ जो कुछ भी वार्तालापें हुई वो आप तक पहुंची होगी और निश्चित तौर पर हमें लग रहा है दर्शकों इस वीडियो श्रृंखला में आपके नस-नस में बिजली सी कौंध गई होंगी। आप जिस किसी कार्य में हो उस कार्य को आप यहाँ से प्रेरणा मानकर दुगनी, चौगनी और 10 गुनी रफ्तार के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। दुष्यंत कुमार की एक बहुत अच्छी पंक्ति है सर कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, तब यस से जरा एक पत्थर तो उछालो यारो। जीता जागता उदाहरण इस वीडियो में मौजूद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके अंतरात्मा को, दिल को ये वीडियो अगर छुआ हो तो नीचे शेयर का बटन है, एक बार वीडियो को शेयर कर जन जन तक इसे दोस्तों फैलाइएगा जरूर। इतनी हम उम्मीद तो रख ही सकते हैं। आपने इस वीडियो को बड़े प्यार से देखा, इतने देर तक आप हमारे साथ रहे और अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार, जय हिंद।